जय श्री राम प्यार बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का 6th चैप्टर एसएसटी का पुनर्गठन का काल। इससे पहले हमने 5 वीडियो एसएसटी की पूरी डाल दी हैं, ठीक है। और अब हमारा जो चैप्टर है बेटे वो भी उसका सक्सेसर ही है, यानी कि जो हमारे जो चौथा और पांचवा चैप्टर जो हिस्ट्री का हुआ था उसके थोड़ा सा आगे का ही चैप्टर है, ठीक है। हमने अभी तक मौर्य साम्राज्य तक बेटे पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के अंदर हम मौर्य साम्राज्य से बाद में आने वाले जो साम्राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और विशेषकर बेटे हम इसके अंदर दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और 2 शैलियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मूर्ति बनाने की जो शैली होती है मथुरा शैली, और एक और शैली उसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बेटे बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्गठन का काल, पुनर्गठन यानी कि पुनः यानी कि दोबारा, गठन यानी कि बेटे मिलना या जोड़ना, ठीक है ना। तो गठन यानी कि समायोजित करना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई मौर्योत्तर काल, जो मौर्योत्तर यानी कि मौर्यों के बाद का जो काल है उसको पुनर्गठन का काल क्यों कहा जाता है। सबसे पहले सवाल तो यही आता है, ठीक है ना। कौन कौन से मूल्य व सिद्धांत जिन्होंने इस काल के सम्राटों को मार्गदर्शन किया, यानी कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो सम्राटों को एक दिशा प्रदान की अपने साम्राज्य को और बढ़ाने के लिए, है ना। और विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हिंद यवन या फिर इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भविष्य ध्रुव मौर्य साम्राज्य अपनी यात्रा से लौटकर विश्राम कर चुके थे। अब एक नवीन साहसिक यात्रा के लिए उत्सुक थे। उन्होंने पुनः इतिहास काल यंत्र का उपयोग करके निश्चय किया और एक नवीन ऐतिहासिक कालखंड में पहुंच गए। उन्होंने वहां विविध कलाकृतियों का एक संग्रह देखा, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। वे सोचने लगे ये कलाकृतियां किसी एक ही साम्राज्य की, अलग अलग साम्राज्य की हैं। यानी कि उनको बेटे कई सारे एविडेंसेस मिले होंगे या स्तोत्र हम बोल सकते हैं कि वो उनको बहुत सारे मिले होंगे। अब वो ये सोचने लगे कि भाई ये एक ही साम्राज्य के हैं या फिर अलग अलग साम्राज्य के हैं, ठीक है ना। उनका अनुमान सही था कि एक लंबे कालखंड की यात्रा करेंगे। तो चलिए शुरू करते। देखिए हमने अब तक देखा था कि अशोक एक पहले ऐसे राजा थे, अशोक बेटे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी चीजों को लिखवाना शुरू किया। इसलिए उनके शासनकाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है हिस्टोरियंस के हिसाब से, क्योंकि वो पहले राजा थे जिनकी वजह से एविडेंसेस बेटे बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो गए, है ना। तो उत्तराधिकारी हम देखेंगे कि अशोक के उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि उन्होंने इतना नहीं लिखवाया होगा, है ना। तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या हो गई बेटे कम से कम लगभग 185 सासनपू यानी कि बीसी में, है ना। उसके बाद शुंग ने, कौन, पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव स्थापित कर दी। अगर मैंने आपको एक लाइन बताई थी हसीन माशुका आ गई, उसका मतलब है बेटे हा से हर्यक, शिशुनाग, नंद मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन, उसके बाद आपका आएगा गुप्त और इक्ष्वाकु, ठीक है। तो उसके हिसाब से बेटे मौर्य साम्राज्य के बाद हसीन माशुका, तो शु यानी कि शुंग, तो मौर्य साम्राज्य को खत्म करने के बाद शुंग राजवंश आया जिसकी स्थापना की बेटे पुष्यमित्र शुंग ने, है ना। यह घटना मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बनी। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया कि सम्राट अशोक के लगभग आधी शताब्दी के बाद ही पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य विघटित हो गया, क्योंकि अशोक के बाद जितने भी राजा महाराजा बेटे आए वो इतने दुर्बल राजा थे कि वो इस मौर्य साम्राज्य को, इस विशाल धरोहर को संभाल ही नहीं पाए, है ना। अगर आगे देखें तो नवीन राज्य उभरे जिसके बेटे हमने देखा कि शुंग राजवंश आया, है ना। उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बहुत दुर्बल हो गया, तो बाहर की जो सेना थी या बाहर के जो देश थे वो भी बाहर के आक्रमणकारी भी देश के अंदर आने लगे, है ना। तो इसी विद्वानों के अनुसार, क्योंकि इतनी सारी मतलब हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ द राजाज या वैरायटी ऑफ द हम बोले तो बेटे कि सभ्यताएं के साम्राज्य के लोग, ठीक है ना, बहुत तरीके के साम्राज्य स्थापित होने लगे भारत के अंदर। इसलिए इसको पुनर्गठन का युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूर्ववर्ती क्षेत्रों का पुनर्गठन नवीन राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि नए नए अलग अलग राज्य बने जो निरंतर सत्ता की आकांक्षा में एक दूसरे से स्पर्धा करते, यानी कि लड़ाई झगड़ा करे जा रहे थे, ताकि मतलब एक दूसरे को जीतने की कोशिश बेटे वो करे जा रहे थे, है ना। अगर हम आगे देखें तो बेटे ये देखिए यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुषाणु का है, यहाँ इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक यहाँ से फिर आगे आएंगे, यहाँ पे शुंग आ चुके हैं, सातवाहन हो गए, चेदी, और यहाँ पर ये जो दक्षिण भारत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरदारियाँ होती थी। ये चोल चेर पांड्य बेटे सरदारियाँ हैं ये तीनों, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम देखें नए राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए स्पर्धा कर रहे थे, यानी कि अपने राज्य को विस्तार करने के लिए आपस में लड़ाई करें चाहे कुछ भी करें, ठीक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ लड़ाई के अलावा उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके भी निकाले कि भाई एक शांतिपूर्ण तरीका निकालते हैं कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। कुछ ने अपनी बेटियों का या रिश्ता तय करना शुरू कर दिया ताकि लड़ाई झगड़ा कम हो सके और दोनों साथ मिलकर युद्ध कर सके या फिर साथ मिलकर साम्राज्य को चला सके, है ना। तो युद्ध के लिए सेना का प्रयोग, साधनों जैसे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। और याद रखिए कि जो क्षेत्र साम्राज्य की सीमा के पास थे उन पर तो खींचतान मची रहती थी भाई। सब चाहते थे कि भाई वो हमारे क्षेत्र में आ जाए, हमारे क्षेत्र में आ जाए, तो लड़ाई होती रहती थी और साम्राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाना बेटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था, ठीक है। इन सभी राजनीतिक गतिविधियों के समांतर कला हो गई या बेटे शिल्प हो गया, साहित्य, ये फल फूल रहे थे, बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान हर साम्राज्य के अंदर एक दूसरे से हो रहा था। अब इस टाइम पीरियड में बेटे कौन कौन से साम्राज्य उत्पन्न हो रहे थे या कौन कौन से फेमस हो गए थे उनके बारे में देखेंगे। हमारे भारत के अंदर जो थे उनके अंदर बेटे शुंग, चेदी, सातवाहन, चोल, चेर, पांड्य,
शुंग, चेदी, सातवाहन, चोलचेर, पांडे। और उपाधियों के बाहर बेटे सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर शक और कुषाण, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुंगों की ही बात करते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को पतन करने के बाद शुंग आए, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना कर दी बेटे। उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भागों पर इन्होंने शासन किया, ठीक है ना। शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ बेटे मैं बता देता हूं, वैदिक टाइम पीरियड में दो तरीके के यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं के द्वारा। एक होता था अश्वमेघ यज्ञ और एक होता था राजसूय यज्ञ, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा फेमस यज्ञ हुआ करते थे। अश्वमेघ यज्ञ के अंदर आपने अगर रामायण भी देखी होगी तो हमारे राम जी ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। उन्होंने, इसमें क्या होता है बेटे, अश्व यानी कि घोड़ा, घोड़े को खोल के छोड़ दिया जाता है। वो जिस जिस राज्य से होकर गुजरेगा, अगर उस राज्य ने उस घोड़े को अपने वहां से जाने दिया, इसका मतलब वो राज्य है, उसकी जो जिस राजा का वो घोड़ा है उसकी अधिसत्ता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अगर किसी भी राज्य ने उस घोड़े को पकड़ लिया मान लो, तो बेटे उस राज्य को उसके साथ, राजा के साथ जिसने उसको छोड़ा है उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। ये अश्वमेघ यज्ञ पूरा होता था इस प्रकार से, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की तुलना में छोटा था, ठीक है। ये जो इनका साम्राज्य था शुंग राजवंश का, थोड़ा छोटा था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किया। अपने साम्राज्य को भारी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखा फिर भी इन्होंने, ठीक है। ग्रीकों के साथ कुछ सैनिक अभियान के बाद मैत्रीपूर्ण संबंध भी इन्होंने स्थापित किए ग्रीक लोगों के साथ में, ठीक है ना। लेकिन शुंग साम्राज्य अधिक समय तक स्थायित्व नहीं बना पाया और धीरे धीरे ये खत्म हो गया एक शताब्दी के अंदर ही, ठीक है। अब इतिहास के अंदर बेटे एक शताब्दी के काल को बहुत ही छोटा काल माना जाता है, ठीक है ना। इस काल में वैदिक अनुष्ठान देखिए आप, अभी हमने पढ़ा है कि भाई अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है तो वैदिक अनुष्ठान ही तो है ना वो, ठीक है। और प्रथाओं का पुनरुत्थान हुआ था, ठीक है। पुनरुत्थान है कि दोबारा से कई सारी चीजें शुरू हुई थी, ठीक है ना। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अश्वमेघ यज्ञ एक वैदिक अनुष्ठान होता है। शासक स्वयं को शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित करता है, ठीक है। घोड़ा होता है, सैनिकों के साथ में उसको भेज दिया जाता है खोल के, ठीक है। जिस क्षेत्र से घोड़ा जाएगा वो चुनौती के लिए पार हो जाता है, ठीक है। यदि यज्ञ करता राजा के अधीन माना जाता था, ठीक है। अगर किसी क्षेत्र के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो क्या होगा बेटे, उसको सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए राजा से युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता था इस प्रकार से, ठीक है। संस्कृत इस शासनकाल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई बेटे। संस्कृत देखो सिंपल सी बात है, वैदिक साहित्य है, वैदिक ग्रंथों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वैदिक ग्रंथ तो संस्कृत में है, तो संस्कृत इस काल में बेटे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है ना। शुंगों ने साहित्य, कला, वास्तुकला, तीनों चीज़ों को, साहित्य, कला और वास्तुकला, तीनों का संरक्षण दिया, ठीक है। एग्जाम्पल में भरहुत स्तूप है, ठीक है, शुंगकालीन कला के एक अनुपम उदाहरण है, ठीक है ना। संभवतः इसका मूल निर्माण जो है सम्राट अशोक के काल में हुआ होगा बेटे। इनको जो जीर्णोद्धार है, जीर्णोद्धार का मतलब होता है बेटे उसको दोबारा से और अच्छा बना देना, वो शुंगों ने किया था। सुंदर वेदिकाएं बनवाई हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन कथाओं को दर्शा के उत्कीर्ण शिल्प जोड़े गए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये शुंगों ने करवाया है, जो अशोक ने बनवाया होगा लेकिन शुंगों ने उसको और डेकोरेट करवा दिया, तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आप ये जो इमेजेस है इनके अंदर आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए कला में शुंगों का योगदान देखिए, आप जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे आप नाम यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये सारे के सारे योगदान दे रखे हैं भाई, कौन कौन सी चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं, ये सारे शुंगों के द्वारा बनवाई हुई हैं, ठीक है ना। आगे देखिए ये भरहुत स्तूप की पट्टिका है जिस पर देखिए कितने अलंकृत वो चिन्ह उकेरे गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। सीधा आते हैं हम शुंग राजवंश के बाद एक और राजवंश आता है सातवाहन। आंध्र सातवाहन के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है ना। देखो आंध्र के रूप से भी हम इनको जानते हैं। सातवाहन एक शक्तिशाली राजवंश था बेटे, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के प्रदेशों में ये फैला हुआ था, ठीक है। आज के टाइम के जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र है वहां पर ये फैला हुआ था उस टाइम पीरियड में, है ना। राजधानी इसकी अनेक स्थानों पर रही, ठीक है, अनेक स्थानों पर रही, जिसमें अमरावती हो गया फेमस, ठीक है ना। और ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य बहुत फला फूला। अब देखिए सातवाहन राजा बेटे फेमस इसलिए होते थे, फेमस या फिर इतिहासकारों को ये अट्रैक्टिव इसलिए लगे क्योंकि बेटे सातवाहन राजा पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने उस टाइम पीरियड में माताओं का नाम अपने नाम से आगे लगाया बच्चों, ठीक है। यानी कि माताओं की स्थिति इन्होंने अच्छी कर रखी थी भाई, ठीक है। बाकी अगर हम जगह पे देखें तो हमारा जो भारत का समाज रहा है वो पितृ सत्तात्मक रहा है, यानी कि पुरुष प्रधान रहा है, ठीक है। लेकिन इन राजाओं ने सबसे आगे अपने नाम के आगे भी पिता का नाम ना लगाकर माताओं का नाम लगाया है। एग्जाम्पल भी आगे आप देखेंगे, है ना। सातवां शासकों द्वारा जारी, अच्छा इन्होंने सिक्के भी जारी किए जो कि आज हम गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक पश्चिमी एवं पूर्वी समुद्री तटों से प्राप्त हुए हैं, है ना। वास्तव में अनेक सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं, यानी कि इनको जहाज बनाना आता था, समुद्री व्यापारी लोग करते होंगे। देखिए अगर एक सिक्का हमको कोई मिलता है ना बेटे, एक सिक्के से ही हम बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास की बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक लॉजिक वाली बात देखो, अगर आपको मान लो एक सिक्का मिला, सिक्के पे मान लो यहाँ पे नाव का चित्र है, तो नाव का चित्र यानी कि समुद्र में व्यापार हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बेटे कोई आदमी होता, उसने कोई कपड़े पहने होते तो हम पता लगा सकते थे भाई किस प्रकार के कपड़े उस टाइम पे पहने जाते थे, ठीक है। उससे संस्कृति का पता लग जाएगा। अगर सिक्के की क्वालिटी देख के, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अमीर रहे होंगे या गरीब रहे होंगे, ठीक है। तो उस एक छोटी सी चीज एविडेंस के रूप में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जानकारी हमको इतिहास के बारे में दे सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए
तत्कालीन आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। यहाँ दिए गए सिक्के पर दर्शाए गए जहाज की बनावट से पता चलता है कि जहाज निर्माण उनको आता होगा बेटे, ठीक है। अत्यधिक उन्नत था ये, ठीक है ना। कृष्णा गोदावरी नदी घाटियों में कृषि फल फूल रही होगी, जिसने राज्य को आर्थिक स्थिरता प्रदान की, यानी कि टैक्स वगैरह ये वसूलते होंगे, अच्छा खासा पैसा इनके पास आ रहा था, है ना। सक्रिय व्यापार तंत्र था, क्योंकि भाई नाव का चित्र है तो व्यापार तंत्र होगा, ठीक है। जो रोमन तक फैला हुआ था, रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था, रोम तक ये व्यापार करते थे, है ना। किस किस चीज का, मसालों का, वस्त्रों का, चंदन का। और विलासिता, विलासिता होता है बेटे लग्जरी, जिसको आप लग्जरी बोलते हैं ना, वो ही लग्जरी। स्वर्णाभूषित मोती हो गई, हाथी दांत हो गया, ठीक है, ये सब कांच हो गया, सुगंधित मलहम हो गया, इन सब चीजों को बेटे बेचा जाता था बाहर दूसरे देशों तक भी, है ना। व्यापार पर लगने वाले टैक्स से या शुल्क से राज्य की आय में वृद्धि होती थी, यानी कि राज्य को पैसा मिल जाता था। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि और शांतिपूर्ण राजनीतिक स्थिरता, साहित्य, कला, संस्कृति, तीनों को बेटे बहुत ज़्यादा बल मिला, ठीक है। यानी कि लेखक आए होंगे या बहुत सारे मूर्तिकार आए होंगे, उनको भी बहुत ज़्यादा ये लोग संरक्षण देते थे, जिस प्रकार से वो लोग भी बेटे योगदान देते थे कि भाई मूर्ति बना दी, जो बना दी वो सब, ठीक है ना। आगे देखिए, सातवाहन काल में जनजीवन कैसा था, यानी कि लोगों की स्थिति कैसी थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बच्चों, अब अगर मैं एक लॉजिक वाली आपको बात बताता हूँ, ठीक है। मैं राजा हूँ, मान लो मैं राजा हूँ, है ना। अगर मैंने बोल दिया कि भाई आज इस लड़के की या किसी की भी गर्दन काटी जाए तो काटी जाएगी, ठीक है। तो इतिहासकार बेटे क्या करते हैं, इतिहासकार हर चीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं। अब हर, मान लो कोई भी हमें एविडेंस मिला कि भाई राजा ने लिखवा रखा है कि मैं ही सर्वज्ञाता हूँ, सर्व जो भी हूँ, है ना, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे पास भगवान की शक्ति है, तो हम उस चीज़ को पूरी तरीके से 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे सामने वाला जो जनता है वो क्या सोचती है उसके बारे में तो हमें एविडेंस नहीं मिलते, क्योंकि जनता के पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि भाई वो राजा के बारे में लिखेगी, ठीक है। और राजा जिनसे लिखवाएगा वो तो राजा के बारे में ही लिखेंगे, वो बुराई क्यों करेंगे राजा की, अगर बुराई करेंगे तो सीधा टाइम टाइम फेस करवा देगा राजा तो उनकी, ठीक है। तो जनता क्या सोचती थी इसके बारे में हमारे पास बहुत कम एविडेंस होते हैं, लेकिन एक आध जो मिलते हैं उनके आधार पर हम कंक्लूजन निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें सातवाहन राजाओं ने, मैंने आपको पहले बताया कि भाई माताओं के नाम सबसे आगे रखा आपने, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। इसके अलावा माता गौतमी बलश्री, ठीक है, गौतमी बलश्री, ठीक है, एक शक्तिशाली रानी थी जिन्होंने बहुत भिक्षुओं को भूमि दान दी थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमको देखने को मिलता है कि भाई इनके टाइम पर अगर हम देखें इस चीज से अगर हम अंदाजा लगाएं, क्या पता लगा सकते हैं हम कि भाई माताओं की स्थिति अच्छी होगी, यानी कि नारियों की जो स्थिति थी वो थोड़ी बहुत अच्छी होगी, किसके काल में, सातवाहन राजाओं के काल में, ठीक है। अगर हम देखें पुणे के निकट स्थित नाने घाट गुफा में महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है एक अभिलेख है बेटे, यह एक सातवाहन विधवा रानी पर केंद्रित है जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से अश्वमेध यज्ञ किया। यानी कि सोचो उस टाइम पर बेटे औरतें यज्ञ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस रानी ने नाने घाट पर क्या किया है बेटे, एक रानी ने अश्वमेध यज्ञ तक किया है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटे अश्वमेध जो हमारे वैदिक ग्रंथ होते थे उस टाइम पे 3 देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा होती थी, अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है। तो इंद्र, चंद्र और सूर्य, ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम की भी पूजा होती थी, तो इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। रानी ने दान की भी सूची दी है। अब औरतें तो दान देती नहीं थी, लेकिन इस रानी ने दान दिया हुआ, जैसे भूमि, गाय, घोड़े, हाथी, चांदी के दांत, ठीक है। तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि भाई जो स्त्रियां थी उनकी भी थोड़ी बहुत स्त्री अच्छी रही होगी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि बेटी ये एक रानी है, एक नॉर्मल लेडीज नहीं है, रानी है, तो क्या पता जो अच्छी हाई क्लास में औरतें होंगी या फिर जो रानी जिनकी पोस्ट अच्छी हो या जिनकी भाई आर्थिक स्थिति अच्छी हो, केवल वो ही दान दे रही हैं, क्योंकि आम जनता के बारे में एविडेंस हमारे पास अभी भी नहीं है ना। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। और जितने भी हमको अभिलेख मिलते हैं, अच्छा ये देखिए, पुरोहितों को, अतिथियों, कर्मकारों, विद्वानों और भिक्षुओं को समर्पित की गई थी ये सारी की सारी जो भी चीजें दी गई हैं, ठीक है ना। ये सारे जो अभिलेख बेटे ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। उस टाइम पर बेटे ब्राह्मी लिपि होती थी और खरोष्टी लिपि होती थी, ठीक है। और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, भाषा थी, वो पाली और प्राकृत होती थी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ। जो लिपि बेटे 2 इस्तेमाल होती थी, एक होती थी बेटे ब्राह्मी, ठीक है, और एक बेटे होती थी खरोष्टी, ठीक है। ये इसमें नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी ये 2 लिपियाँ चलती थी, और लैंग्वेज में पाली और बेटे प्राकृत, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं उस टाइम पर हुआ करती थी, ठीक है। ये दोनों बेटे भाषाएं हैं और ये जो आपकी ये दोनों लिपियाँ हैं बेटे, ठीक है। तो ये आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ अंक भी मिलते हैं जिनका स्वरूप आज के अंकों से मिलता जुलता है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। ये 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 4 को ऐसे, 6 ऐसे हो गया, 7 ऐसे हो गया, देखो एकदम मैच कर रहा है ना, 9 ऐसे हो गया, ठीक है, तो 10 ऐसे हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सातवाहन वासुदेव श्री कृष्ण के उपासक थे, यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण के वो लोग उपासक थे, पूजा करते थे। यद्यपि उन्होंने अन्य दर्शन पद्धतियों का भी संरक्षण किया, यानी कि और भी अलग अलग धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया, ठीक है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया, ठीक है। उदाहरण के लिए सातवाहन नरेशों ने प्राय वैदिक विद्वानों को, यानी कि पंडितों को, यानी कि हमारे ब्राह्मण देवताओं को, जैन मुनियों, बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री कर दिया भाई, कि भाई जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, जितने भी धर्म
से जुड़े जो लोग हैं उनको टैक्स फ्री कर दो और उनको भूमि दान प्रदान कर दी, भूमि देनी शुरू कर दी खेती के लिए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप चित्र भी देख सकते हैं, यक्ष की मूर्ति है ये वाली, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसरी शताब्दी के सासंपू में सातवाहन साम्राज्य है, सॉरी सासंपू नहीं है, सामान्य संवत यानी कि एडी में। ठीक है, छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया, यानी कि टूट गया भाई ये। ठीक है, इसके विघटन के भी कई कारण रहे, है ना। सबसे बड़ा कारण था केंद्रीय शासन की दुर्बलता, यानी कि जो मेन राजा था वो अच्छे से धीरे धीरे, मतलब हम कहें तो पावर जो थी डिसेंट्रलाइज होने लग गई। ठीक है, यानी कि जो एक राजा है वो पावर को धीरे धीरे संभाल ही नहीं पाए। ठीक है, ये होता चले गया। और दूसरा था आर्थिक पतन, यानी कि पैसा खत्म होने लग गया होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये दो रीजन है बड़े बड़े जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई जो सातवाहन शासनकाल है वो खत्म होता चले गया। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों को अपनी सत्ता स्थापित करने या पुनर्प्रतिष्ठा करने का अवसर मिला, यानी कि छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे वो भी आगे बढ़कर आने लगे और उन्होंने इन राज्यों को नष्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी हमने कर लिया शुंग, कर लिया हमने सातवाहन कर लिया। अगले जो आते बेटे वो चेदी हैं। ठीक है, चेदियों के आगमन की बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, पिछले अध्याय में वर्णित कलिंग युग, कलिंग कहाँ पर, उड़ीसा में, जिसको बेटे अशोक ने युद्ध किया था वहां पर, है ना, याद है ना, अशोक ने युद्ध किया था फिर युद्ध छोड़ दिया था क्योंकि इतनी मारकाट देखी थी, तो उसी कलिंग युद्ध का स्मरण है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद चेदी वंश के अधिक कलिंग का एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा, यानी कि कलिंग फेमस होने लग गया, कलिंग के पास पावर आ गई। ठीक है, और जो राजा थे वो चेदी वंश के थे। ठीक है ना, खारवेल ने इस वंश के प्रमुख राजा बने। जैन दर्शन के अनुयायी थे ये, यानी कि जैन महावीर जैन को मानने वाले थे। उन्होंने कभी कभी भिक्षु राजा भी बोला जाता है। ठीक है, यद्यपि वे सभी मतों का सम्मान करते थे, यानी कि सभी धर्मों को सम्मान करते थे। ठीक है ना, और भुवनेश्वर के समीप, उड़ीसा के अंदर यह भुवनेश्वर, ठीक है, आज की राजधानी भी है। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं हैं जो संभवतः जैन मुनियों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जहाँ पे सुसज्जित चित्रपट हैं, प्रतिमा यानी कि मूर्तियां हैं, और पत्थरों को काटकर बनाए गए बड़े बड़े कक्ष हैं, यानी कि कमरे बोल सकते हैं, शिल्पकारों की अद्भुत कुशलता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ये गुफाएं अपनी रचना, कलात्मकता और शैलकृत स्थापत्य शैली, यानी कि पत्थर से कोई चीज बनाई जाती है उसको शैलकृत बोलते हैं। ठीक है ना, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण बताती है। ठीक है, जिसके आगे हम अगली कक्षाओं में बेटे पढ़ेंगे, तो ये सब देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे वो लिखी हुई लिपि वगैरह में। ठीक है, उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा में हाथी गुम्फा का अभिलेख है, उत्कीर्ण है, जो ब्राह्मी लिपि में है बेटे। मैंने आपको पहले बताया, या तो ब्राह्मी में मिलेगा या तो खरोष्ठी में मिलेगा, है ना। यह अभिलेख राजा खारवेल के विजय सैन्य अभियानों को लेकर है। ठीक है, उन्होंने जो जो जीता होगा उसके बारे में वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अलावा जन कल्याण के पुण्य कार्य के लिए भी लिखा हुआ है। ठीक है ना, खारवेल ने 100 प्रदेशों से मुनियों एवं ऋषियों की परिषद की स्थापना भी की थी, गौरवपूर्ण उल्लेख किया है, लिखा हुआ होगा इसके बारे में भी, है ना। तरह स्वयं को असामान्य सद्गुणों से युक्त बताया गया कि भाई मेरे अंदर तो बहुत सारे सद्गुण हैं, ऐसे ऐसे सद्गुण हैं जो किसी नॉर्मल बंदे के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। सर्वमतों को सम्मान करता है, यानी कि सभी का सम्मान करने वाला, सभी धर्मों को सम्मान करने वाला, समस्त देवालयों का पुनरुद्धारक, यानी कि जितने भी देवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं उनको दोबारा से बनाने वाला, ये सब अपने बारे में लिखवा रखा है उन्होंने। ठीक है ना, एक बार पुनः हम पाते हैं कि एक नरेश सभी दर्शनों मतों को संरक्षण प्रदान करने में गौरव का अनुभव करता था, यानी कि सभी धर्मों का संरक्षण करने में वो उसको अच्छा लगता था, ऐसा उन्होंने लिखवा रखा है। ठीक है ना, यह है वही आधारभूत तत्व जिसे हम भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 2 सहस्त्राब्दी पहले इन शालकृत कक्षों की समरूपता पर ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तो बेटे आप खुद से कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा बेटे वो उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम ये सब इलाकों का था। अब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो दक्षिण में बेटे 3 साम्राज्य हमको देखने को मिलेंगे, या बोलते हो सरदारियां इनको हम बोल सकते हैं, चोल, चेर, पांडे। ठीक है, इनको संगम साहित्य के अंदर इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब संगम क्या है, संगम का मतलब होता है मिलना, है ना, तो संगम साहित्य के अंदर बेटे इनके बारे में जानकारी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, भारत भूमि के दक्षिणी भाग में 2री या 3री शताब्दी सासंपू से लेकर 3री शताब्दी सामान्य संवत, यानी कि 300 BC से लेकर 300 AD तक, ठीक है ना, 3 महाशक्तिशाली राजवंश आए, जिसके अंदर है चोल, चेर, पांडे, या चेर, चोल, पांडे, जो भी कह लो आप। ठीक है ना, ये वंश बेटे आपस में लड़ते रहते थे, व्यापार संस्कृति की उन्नति में भी योगदान देते रहे। ठीक है ना, इसके अलावा सम्राट अशोक का साम्राज्य सुदूर दक्षिण तक पहुंचा ही नहीं था, इसलिए ये लोग बचे रहे होंगे शायद, है ना। मौर्य साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय भी ये स्वतंत्र रहे थे। यद्यपि खारवेल ने दावा किया है कि भाई उसने एक महासंघों को पराजित किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसको पराजित किया, क्या पता इनको किया, क्या पता नहीं किया। ठीक है, तो खारवेल ने जो लिखा है उसके अंदर उन्होंने किसी भी जगह का विवरण हमको नहीं दिया है। ठीक है ना, आगे देखिए, परंतु इस युद्ध का स्थान, वही जो मैंने बोला कि भाई इस जगह के बारे में उन्होंने अपने अभिलेख में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बस दक्षिण नाम की जगह लिख रखी है। तो दक्षिण में तो भाई और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो आगे देखिए,
उस काल में यानी कि इस काल में तीसरी शताब्दी से लेके बीसी से लेके एडी तक के काल में महान कवि आए बेटे, ठीक है ना, जिन्होंने संगम साहित्य की रचना की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, ठीक है ना। इसको संगम युग कहा गया। संगम का मतलब होता है मिलना, मिलना। चोल चेर पांड्य तीनों का मिलन हो रहा है। फिर इन तीनों ने जो जो काम किए उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए चोल ये रहा, ठीक है, चेर ये रहा और पांडे ये रहा, ठीक है। आगे देखिए संघ के देखिए समिति कह लें या एकत्र होना कह लें या संघ कह लें, ये संगम का अर्थ है ना। इस संदर्भ में इसका तात्पर्य कवियों की सभाओं से, क्योंकि कवियों की सभाएं लगती थी भाई, ठीक है ना। संगम साहित्य दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य है, जिसके अंदर हमें इन तीनों के बारे में जानकारी मिलती है, चोल चेर पांड्यों के बारे में, है ना। ये रचनाएं तत्कालीन युग की समाज व्यवस्था के बारे में बताती हैं, सांस्कृतिक अध्ययन के बारे में बताती हैं, है ना। मुख्यतः संगम काव्य में अत्यंत कुशल एवं सरल भाषा शैली में व्यक्तिगत भावनाएं भी लिखी हुई हैं, जैसे प्रेम के बारे में, ठीक है ना, वीरता, उदारता से सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है संगम साहित्य के अंदर, हमको देखने को मिल जाएगा। अब इन्हीं तीनों राजवंशों के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान से बेटे इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा चोल वंश। कौन सा वंश होता है? चोल वंश, ठीक है। सर ये 3 राजाओं का उल्लेख इसमें हमको देखने को मिलता है। चोल चेर पांड्य हम कितनी बार इस बात के बारे में सुन चुके हैं, आगे देखिए सीधा। चोल एक शक्तिशाली राजवंश था, तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था चोल वंश, ठीक है। 13वीं शताब्दी शासनपुर से 13वीं शताब्दी सामान्य संवत तक ही चला। दक्षिण भारत के बहुत अलग अलग जगह पे इसने शासन किया। चोल नरेश करिकाल, ये बहुत ज़्यादा फेमस राजा हैं इस टाइम पीरियड के। इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने चेरों को भी और पांड्यों दोनों की संयुक्त यानी कि दोनों की मिलीजुली सेना को एक बार में हरा दिया। दोनों की सेना मिलकर आई होंगी और इन्होंने दोनों को हरा के अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर अगर ये पढ़ना है तो हम पढ़ें या बाद में पढ़ें अभी? चलिए पहले आगे चैप्टर करते फिर उसके बाद देखेंगे, है ना। राजा करिकाल ने जनहित के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू करी बेटे। उन परियोजनाओं में सबसे प्रसिद्ध है कल्लनई और ग्रैंड एनिकट, ठीक है। एक विशिष्ट जल वितरण प्रणाली यानी कि नहरों को मोड़ दिया गया, ठीक है, जिससे कि किसानों को खेती के लिए पानी मिल जाए, है ना। यह कावेरी नदी को मोड़ दिया, सॉरी, श्रीरंगम द्वीप से नीचे की ओर भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर है। कावेरी नदी के जल को केंद्रीय दक्षिणी कावेरी डेल्टा के क्षेत्रों की ओर मोड़ा गया, ठीक है, जिससे कि जो भूमि थी वो बेटे खेती के लायक हो सके, तो ये उन्होंने किया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इस कारण से यह क्षेत्र दक्षिण का अन्न भंडार कहलाया बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फसल यहाँ पर से उगाई जा सकी, ठीक है ना। समय समय के साथ इसका जीर्णोद्धार यानी कि बार बार इसको ठीक करवाया जाता रहा, ठीक है। और आज भी ये बेटे प्रयोग में है, सोचो, यानी कि तब से लेकर आज तक चलती आ रही है ना। यह प्रणाली तमिलनाडु के लाखों लोगों की सिंचाई के लिए बेटे जल उपलब्ध करवा देती है, ठीक है ना। कृषि को सुदृढ़ करती है, ठीक है। यह देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बना रखा है इन्होंने, ठीक है। आगे आता है बेटे चेर वंश, ठीक है। चोल के बाद चेर। चेरों को केरल पुत्र भी कहा था, क्योंकि केरल में इनका अधिकतर वो था, तमिलनाडु और केरल के पश्चिमी भागों पर इन्होंने शासन किया। उनकी राजधानी वंजी थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु का करूर नगर है, ठीक है। उन्होंने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमिल साहित्य को प्रोत्साहन दिया, संगम कवियों को भी आश्रय दिया यानी कि घर दिया या राज दरबार में रहने के लिए जगह दी होगी, ठीक है ना। चेर शासक रोमन साम्राज्य पश्चिम एशिया के साथ अपने विस्तृत व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। मसाले, लकड़ी, हाथी दांत, मोती, ये सब चीज़ों का निर्यात करते थे, बेचते थे, ठीक है। और जिससे यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र बन गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर के लोग भी यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया होगा। चेर राजों ने अपने शासनकाल में अनेक सिक्के भी बनाए हैं बेटे, ठीक है। तो ये है। अगला आता है बेटे लास्ट पांड्य वंश, ठीक है। तमिलनाडु तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर पांड्य नरेशों का कई शताब्दियों तक शासन रहा, ठीक है ना। इस राजधानी में मदुराई आ जाएगी बेटे, इनकी राजधानी जो थी मदुराई थी, ठीक है। विभिन्न पांड्य नरेशों ने राज्य का विस्तार किया। ग्रीक लेखक मेगास्थनीज जो था, याद करो, मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, राजदूत था ये, उसका क्या नाम था, ग्रीक हिंदी यवन जो थे आए थे ना उनका, ठीक है ना। इंडिका उनकी किताब का नाम है। इस राज्य का उल्लेख मिलता है और इस राज्य के बारे में बोलते हैं कि भाई ये जो राज्य है पांड्यों का, वो समृद्ध और सुशासित राज्य है, ठीक है, यानी कि अच्छा अमीर है और सुशासित है, यानी कि अच्छे से वेल प्लान्ड एक तरीके से यहाँ पे कानून व्यवस्था है, ठीक है ना। व्यापार के साथ साथ ग्रीस और रोम जैसी दूर शक्तियों के साथ व्यापार में ये बताते हैं कि भाई कि यहाँ पर जो है ना ग्रीस और रोम जैसी दूर की शक्तियों से भी इनका व्यापार होता रहता है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए खारवेल ने उल्लेखित किया है कि पांड्य राजा से सैकड़ों मोती मिले उनको हराने के बाद, सोचो, ठीक है। पांड्य वंश भारतीय उपमहाद्वीप की महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति भी थे बेटे, यानी कि इन्होंने नौसेना भी बना रखी थी अपनी, है ना। उत्तरवर्ती पांड्य नरेशों ने कला, वास्तुकला, समग्र क्षेत्र की समृद्ध विशेषता में योगदान दिया, बेटे तीनों ने किया है। तीनों ने कला को जो भी है, वास्तुकला, इन सबको संरक्षण सभी राजाओं ने सभी राजा देते ही देते हैं, ये आप हर किसी में डाल सकते हो ये, ठीक है। आगे देखिए, पांड्य नरेशों ने अनेक अभिलेखों में यह उल्लेख किया कि वे प्रजा के कल्याण के प्रति अत्यंत सजग थे, यानी कि प्रजा के कल्याण के लिए ही वो कार्य करते थे। समस्त दर्शन, परंपराओं, आस्थाओं को संरक्षण भी देते थे, यानी कि सभी धर्मों को संरक्षण उन्होंने दिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यानी कि हमारा दक्षिण भाग भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बेटे इंडो ग्रीक, यानी कि थोड़े से बाहर के लोगों की हम बात करते हैं, भारत के लोगों की हमने बात कर ली है। इंडो ग्रीक आक्रमण के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है,
तो हमने देखा था भाई, वो आया था है ना, हमारा सिकंदर आया था, ठीक है। दक्षिण भारत की अपनी संक्षिप्त यात्रा के उपरांत के बाद अब समय उत्तर भारत की ओर लौट चले, जहाँ इस काल में बिल्कुल विभिन्न प्रकार की घटना घटित होने जाती है। इंडो ग्रीक को हम बेटे हिंदी में बेटे हिंद यवन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद यवन, ठीक है। ये वो ऐसे राजा थे जिन्होंने सिक्कों पर अपनी और भगवानों की मूर्ति दोनों लगाई थी, ठीक है ना। आगे देखेंगे। किंतु इसी समय में भाई आक्रमणकारी यानी कि बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे वो आ गए, ठीक है ना। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा से प्रवेश किया बेटे, और उत्तर एवं मध्य भारत के कुछ भूभागों पर अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम आइए हम इस विरासत की चर्चा करें जो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के सिंधु मैदानों के संक्षिप्त अभियान की स्मृति के स्वरूप रही। अलेक्जेंडर द्वारा जीते गए क्षेत्रों से पीछे हटने के बाद क्षत्रपों को छोड़ दिया, हमने ये भी देखा था वहीं, है ना। इसके बाद समय के साथ साथ इन क्षत्रपों ने बेटे अपने आप को स्वतंत्र राज्य बना लिया, यानी अपने आप को आजाद कर लिया, ठीक है, जिनको इंडो ग्रीक राज्य बोला गया या हिंद यवन राज्य बोला गया, ठीक है ना। मौर्य वंश के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ठीक है, जो कि आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला है, इंडो ग्रीक आक्रमण के लिए सुगम क्षेत्र बन गया, यानी कि बाहर से लोग आने लग गए, क्योंकि भाई मौर्य साम्राज्य रोक लेता था पहले, लेकिन अब था नहीं, तो भाई ये लोग आने लग गए, है ना। जब वे विजेता के रूप में आए तो वे समृद्ध स्थानीय संस्कृति को बहुत प्रभावित हुए यहाँ पे देखकर, ठीक है ना। इस सांस्कृतिक संपर्क ने कला, वही शासन कला, भाषा, दैनिक जीवन में ग्रीक और भारतीय तत्वों के मिश्रण से क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रदेशों को आकर दिया, यानी कि अब यहाँ की कला और हिंदू और हिंद यवन जो इंडो ग्रीक जो लोग हैं उनकी कला और यहाँ की कला मिक्स हो गई, तो एक विविधता हमको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। विदिशा एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे हेलियोडोरस स्तंभ है। ऐसे संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, इसका नाम इंडो ग्रीक राजदूत पर पड़ा हुआ है, जिसने अपने अभिलेखों में वासुदेव की स्तुति, यानी कि वासुदेव हमारे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति देवताओं के देवता के रूप में की है। इस अभिलेख में यह भी अंकित है कि 3 अमर उपदेश, ठीक है, आत्म संयम करना चाहिए, दान देना चाहिए, चेतना, इसके बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है। उत्तर भारत में उत्खनन के दौरान पूरा इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, जो मैंने आपको बताया ना, दोनों ओर, एक और राजा की मूर्ति, दूसरी ओर देवता अंकित होते थे, ठीक है। ये लोग ये सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, गिलेट धातु के बने सिक्के ये लोग इस्तेमाल करते थे। कुछ सिक्कों पर वासुदेव, श्री कृष्ण की, लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवताओं के भी चित्र अंकित थे, ठीक है ना। इंडो ग्रीक शासन और इंडोसिथियन या शकों के आक्रमणों के साथ ये समाप्त हो गया, ये वाला जो हमारा राजवंश है। यहाँ पर एक चित्र देख भी सकते हैं, कृष्ण भगवान का चित्र हमको देखने को मिल जाएगा सिक्कों के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बेटे शक आएंगे। शक या इंडोसिथियन जो लोग हैं ने भी उपमा, इनको शक बोलो, ठीक है, ये आपको याद ना रहे तो शक बोलो, लेकिन पेपर में क्या पता वो इंडोसिथियन बोलते, तो इंडोसिथियन का मतलब बेटे शक ही है ना। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है। अब ये भी आ गए उत्तर पश्चिम भाग से, है ना। 2री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक, ठीक है ना, इन्होंने शासन किया। इनका उदय इंडो ग्रीक के पतन के बाद हुआ, यानी कि जब ये लोग हार गए इंडो ग्रीक वाले, तब ये शक लोग आ गए, है ना। और ये कुषाणों के आगमन के साथ सत्ता में रहे, ठीक है। जब तक कुषाण नहीं है तब तक इन्होंने सत्ता संभाली, है ना। इस अवधि के दौरान शक सम्मत पंचांग बनाया गया, यानी कि कैलेंडर जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर 78 साल पीछे है ये, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भी स्वीकार किया गया है, ठीक है। आगे देखिए। अब शकों के बाद आते हैं कुषाण, है ना। कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। संभवतः उन्होंने 2री शताब्दी में भारत में प्रवेश किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर पहुंच चुका था, यानी कि जब वो फेमस हो गए या बहुत ज़्यादा फैला लिया तो उत्तर भारत तक उन्होंने अपने राज्य को फैला लिया। उनके शासन में व्यापक सांस्कृतिक मेलजोल हमको देखने को मिल जाता है। इसका भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जब कनिष्क, एक राजा का नाम है यहाँ के, अपने सैन्य अभियानों में व्यस्त नहीं रहते थे, तब वे कला और संस्कृति को बेटे प्रोत्साहित करते थे, ठीक है। कुषाणों के राजा हैं फेमस कनिष्क, जो कि जब युद्ध नहीं करते थे कला और संस्कृति को बेटे क्या करते थे, प्रोत्साहित करते थे। सारे राजा करते ही हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। जैसे कि नवीन शैलियों का वो हुआ, ठीक है। ये कनिष्क की मूर्ति है जिसका सिर नहीं है, सिर विहीन है, ठीक है। कनिष्क की मूर्ति है जो समझो कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। महाराजा धीराज, देवपुत्र कनिष्क, इनके बारे में उपाधि वगैरह इनको दी हुई है, राजाओं के राजा महाराजा देवपुत्र कनिष्क, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिक्कों को देखें। अच्छा, कुषाणों ने बेटे सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए, ठीक है। कुषाणों ने सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए, तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। प्रथम सिक्के में कनिष्क को भाले के साथ राजा धीराज की उपाधि दिखाई गई है ना। सिक्के के दूसरे भाग में महात्मा बुद्ध की चित्र दिखाया गया हुआ, जो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ग्रीक लिपि में लिखा हुआ है। द्वितीय सिक्के में एक और सम्राट का चित्र है, दूसरी ओर बेटे शिव जी को नंदी के साथ दिखाया गया है ना। क्यों एक शक्तिशाली शासक ने अपने सिक्कों पर महात्मा बुद्ध और शिव जी को दिखाया गया है? देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक दूं आपको। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आज ना तुम में से कोई एक मरेगा, ठीक है, या फिर मान लो इसके अलावा और भी कुछ सोचें, कोई ढंग की चीज़ सोचो आप, कि भाई एक मैं कुछ भी आपको ऐसे ही बोल दूं कि भाई आज तो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो आप लोग कि भाई आज ये होने वाला है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? नॉर्मल बंदे तो बोलेंगे अबे चलना पागल है क्या, निकल यहाँ से, हम नहीं करते। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई मेरे को भगवान ने बोला है
कि आज इस लड़के ने या इसने कुछ गलत किया है, इसको जान से मार दो। तो जहां हमारे देश के अंदर धर्म बेटे बहुत ऊपर रहा है हर समय, ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी फैला है, ठीक है ना। तो राजा लोग क्या करते थे अपने शासन को वैधता देने के लिए, ठीक है, यहां पर एक शब्द यूज कर रहा हूं मैं, वैधता देने के लिए ये राजा लोग ना उपाधियां धारण कर लेते थे, अपने आप को देवपुत्र बना देते थे, अपने आप को भगवान का दूत बना देते थे, ताकि लोग इनकी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसी ऐसी उपाधियां ये लोग धारण कर लिया करते थे अपने शासन को प्राथमिकता दिलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये होता है बेटे, ठीक है ना। कुषाणों ने रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट, ठीक है, इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है, और व्यापार में वृद्धि कर दी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग है व्यापार करने के लिए, ठीक है, जिसने भारत को एशिया के अन्य भागों के साथ भी जोड़ दिया, पश्चिमी देशों के साथ जोड़ दिया। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा स्थापित परंपरा को जारी रखते हुए गांधार मथुरा, ये दो शैलियां आएंगी बेटे, गांधार शैली, मथुरा शैली, ठीक है। कुषाण कला वास्तुकला भारतीय और ग्रीक शैलियों के सम्मिश्रित के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियों में विविध देवताओं के चित्र मिलते हैं जो विभिन्न विचारधाराओं के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को दर्शाते हैं। सूर्य जैसे देवताओं के चित्र बनाए जाने लग गए इस टाइम पे, जो मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं, यानी कि सूर्य भगवान को एज अ मनुष्य दिखाया गया, यानी कि एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया गया, ठीक है ना, जिससे कि धार्मिक कला के विकास में वृद्धि हुई, जिसने उपमहाद्वीप में बाद में मंदिर वास्तुकला के लिए आधार तैयार किया, ठीक है। अब दोनों शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गांधार शैली, क्वेश्चन आ सकता है गांधार शैली और मथुरा शैली में अंतर बताएं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, गांधार शैली पंजाब के पश्चिम भागों में विकसित हुई है। गांधार याद करो, हमारा एक महाजनपद भी था गांधार, है ना, ठीक है। तो इसमें ग्रीक रोमन भारतीय तत्वों का समायोजन दिखाई देता है, यानी कि गांधार शैली के अंदर ग्रीक रोमन और भारतीय दोनों चीजें मिली जुली हैं, है ना। इसमें जो शिल्प होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो स्लेटी काले शिष्ट पत्थर से होती हैं, बनाई जाती हैं, और सूक्ष्म विवरणों को साथ तरह से जाता है, यानी कि एक एक डिटेल को अच्छे से दिखाया जाता है इसके अंदर, है ना। इसमें जो इस शैली में ज्यादातर बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि अद्भुत सौंदर्य एकदम सुंदर तरीके से दिखाया जाता है भाई, एकदम मजा आ जाए देख के, है ना। उड़ते हुए शरीर, उड़ते हुए कपड़े, मतलब ऐसे चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली आती है बेटी हमारी मथुरा शैली। मथुरा शैली के अंदर क्या है बेटे, मथुरा शैली के अंदर ना भारतीय कला शैली है पूरी पूरी, ठीक है ना। भारत में मूर्तियों के लिए मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। इसके साथ ही शैली को ग्रीक रोमन प्रभाव से बहुत कम दिखाई देते हैं, यानी कि बाहर की चीजें बहुत कम दिखाई देती हैं। यह कला शैली विशेषतः भारतीय देवी देवताओं की प्रतिमूर्तियों के लिए जानी जाती है, जैसे कुबेर जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, बुद्ध जी की, यक्ष जी की, यक्षिणियों की मूर्तियां सम्मिलित इसमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें शरीर की आकृति प्राय मृदुलाकार यानी कि गोल मटोल, देखिए यहाँ पे कुबेर भगवान की मूर्ति भी बनाई गई है, गोल मटोल चिकनी होती है ये, है ना। तो ऐसी, तो दोनों में एक में डिटेल ज्यादा होती है और एक में गोल मटोल तरह की मूर्ति बनाई जाती थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। यद्यपि इस काल के दौरान सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा थी, तथापि यह समय आदान प्रदान के द्वारा एक मिश्र सांस्कृतिक धरोहर का भी था। यह एक विशेष रूप से कला वास्तुकला में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि बहुत सारी मिश्र संस्कृति आएंगी ना, कई सारी संस्कृतियों का मिला जुला रूप यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए तो इसको ब्रिटिश साम्राज्य का पुनर्गठन नाम दिया गया है ना। जहाँ शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, ठीक है। अब इन दोनों शैलियों में आप देख लो, है ना, जो हमारी दूसरी शैली है गांधार शैली, उसके अंदर तो बेटे मिश्रण करके बनाया गया है ना। तो इंडो ग्रीक वाली शैली भी है, भारतीय शैली भी है, तो मिश्रित करके संस्कृतियां मिल जुल जाती हैं। एक सिंपल सी बात है, आज हम जो देखो बर्गर है, बर्गर कहाँ से आया बेटे, अमेरिका से बर्गर आया आज हम, लेकिन भारत में खा रहे हैं, है ना। तो संस्कृति मिल जुल गई ना। ऐसे ही जो जीन्स आई वो भी अमेरिका की है, लेकिन आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया पहन रही है, तो संस्कृतियां मिल जुल जाती हैं। तो इसी को बेटे हम बोल सकते हैं कि भाई मिला जुला रूप हम देखने को मिल जाता है ना। इस टाइम पर बेटे साहित्य भी बनाया गया, बहुत सारे महाभारत, रामायण, इन महाकाव्यों को इकट्ठा संकलन किया गया है ना, संकलन इनकी जोड़ा गया, इनको अच्छे से बनाया गया, है ना। इतिहास के इस चित्रपट टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ठीक है ना, को एक राजा या राज्य की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, बल्कि हमें पूरा पूरा समझना पड़ेगा, एक सतत प्रक्रिया के रूप में समझना पड़ेगा, जो समय के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा या समावेश, यानी कि एक मिलना जुलना जो होता रहा, उसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप चित्रों के वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा पूरा टाइम पीरियड है, ये पुष्यमित्र संघ का भाई, खारवेल का भाई, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अच्छा सॉरी, चैप्टर आपका खत्म होता है। अच्छा एक चीज हमारी रह गई थी, उसको पढ़ दें या नहीं पढ़े आप बताइए, चलो पढ़ ही देते हैं ना, लास्ट ही है वो भी ये, ठीक है। शिलपदिकारम पायल की कथा है। इस प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना संगम संग्रह के तुरंत बाद की गई, जिसमें कणगी की कथा वर्णित है। वह अपने पति कोवलन के शासक समृद्ध चोल राजधानी पुहार, ठीक है, में सुखपूर्वक रहती थी, परंतु कोवलन एक नर्तकी के ऊपर आसक्त हो गया, ठीक है, डांसर के ऊपर बेटे उसको माँ प्यार हो गया उसको, ठीक है। उसे अपनी पूरी संपत्ति नष्ट कर बैठा। कालांतर में जब उसे अपनी भूल का भान हुआ तो कणगी के पास वापस लौट आए। कणगी ने उसे क्षमा कर दिया,
नए सिरे से जीवन प्रारंभ करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, वे दोनों पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै पहुंचे। वहां कड़गी ने कोवलन को अपनी एक पायल दी ताकि वह उसे बेचकर कुछ धन अर्जित कर सके, यानी कि पैसा कमा सके, परंतु दुर्भाग्यवश कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। पांड्य नरेश ने उसे मृत्युदंड दे दिया। अत्यधिक व्यथित होकर कड़गी ने अपनी दूसरी पायल दिखाकर कोवलन को निर्दोष सिद्ध किया। नरेश को अपनी भूल पर एहसास हुआ, वह शोकवश मृत्यु को प्राप्त हुआ। कड़गी ने तत्पश्चात मदुरै नगर को श्राप दे दिया भाई, और अग्नि देवता का आह्वान किया, जिन्होंने संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। ये कहानियां हैं, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। उसके पश्चात पश्चिम में चेर राज्य की ओर बढ़ गई वो, ठीक है ना, जहां पे उनको देवी के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ऐसा आप कहानी है, कर्ण की मूर्ति की देवी है ये, ठीक है ना। आगे देखिए, ठीक है, तो ये तो यही है बस, ठीक है ना, ये कहानियां हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है, तमिलनाडु केरल वाले इलाकों में, ठीक है ना। शिल्पधिकारम की सरस एवं मार्मिक कविता न्याय के सिद्धांत तथा राजधर्म की महत्ता को उद्घाटित करते हैं कि रानी की राजा का धर्म कितना बड़ा होता है, कि उसको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। ये सब चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। यानी कि इनकी एज अ देवी के रूप में बेटे इनकी पूजा की जाती है। छोटी सी कहानी है, मेरे ख्याल से तो मुश्किल से ही पेपर में आएगी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो इसी के साथ बेटे आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर 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 आपके सारे डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर बेटे जल्दी से जल्दी मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी बुक खत्म करवा दूं, और फिर हम अगली क्लास की भी वीडियो डालिए मेरे को, क्योंकि ठीक है। तो अब अगर आपको 7th क्लास में कोई भी और दिक्कत है, कोई भी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो बेटे मेरे को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं।